दोस्तों, पहले के कुछ वीडियोस में हमने इमरजेंसी के 3 तरह के प्रोविजंस देखे थे। आर्टिकल 352, 356 और 307। आज उसके आगे का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी लॉ के साथ साथ लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज और अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विषय के महत्व को देखते हुए हम इसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे कि जुडिशियल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के साथ साथ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप लोगों के काम आए। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कैसे और कब आया, और जो आर्टिकल 368 है वो किस प्रकार से हमारे संविधान नेताओं के द्वारा संविधान के भाग के रूप में इसमें शामिल किया गया। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बहुत सारे प्रोविजंस हमारी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किए जा चुके थे, और न केवल इस प्रकार के प्रोविजन किए जा चुके थे, वो इस बात के लिए भी पूरी तरह से अवेयर थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जा रहा है वो केवल 10-20 साल के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि पीढ़ियों तक इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा संविधान भारत देश को देता रहेगा। तो इसके लिए ये जरूरी था कि 1947 में, 48 में, यहाँ तक कि 50 तक, जो आज हम देखते हैं कि 1949 और 2020 में जो डिफरेंस आए हैं वो कितने आए हैं। आप देखिए कि उस समय बैलगाड़ी का जमाना था और आज सैटेलाइट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, उसके बावजूद हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल फिट हैं, और हमारा संविधान जब वो देश को ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दे रहा है, प्रशासन दे रहा है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था दे रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है आर्टिकल 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में हमारे संविधान में एक पार्ट के रूप में होना। तो हमारे संविधान नेताओं ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस का भी अध्ययन उन्होंने किया और पाया कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रोविजन थे। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो अमेंडमेंट से संबंधित प्रोविजन है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान नेताओं ने लिए। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो 368 है वो मुख्य रूप से कौन से प्रोविजन करता है। एक चीज मैं आपको पहले बताऊं कि हम लोगों ने पहले प्रीएम्बल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि आप कहां तक उसको अमेंड कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को कहां तक अमेंड कर सकते हो। इटसेल्फ आर्टिकल 368 भी हमें कह रहा है। हम आर्टिकल 13 के बारे में भी देखेंगे कि अब देखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो नेचर है उसमें हमने ये देखा है कि ये आवश्यकता पड़ने पर तो फ्लेक्सिबल है, बहुत अधिक फ्लेक्सिबल है, और आवश्यकता नहीं है तो ये बहुत अधिक रिजिड भी हो जाता है। यानी ये कहा गया है संविधान नेताओं के द्वारा कि हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का एक अद्भुत सम्मिश्रण है ना। तो रिजिडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है कि अगर जनता चाहती है कि इस प्रकार के प्रोविजंस में अमेंडमेंट तो होना चाहिए तो हो जाएगा, जनता नहीं चाहती तो इस प्रकार का अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत सारे अवसर भी आए जब पार्लियामेंट में इस प्रकार के अमेंडमेंट से संबंधित बिल रखे गए और वो पारित नहीं हो पाए आज तक। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इसको आप यहाँ यूं समझ लें कि जब 368 के अंतर्गत कोई भी बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा वो दो प्रकार से लाया जाएगा कि एक तो साधारण बहुमत वाला और एक विशेष बहुमत वाला, और एक साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के अलावा विशेष बहुमत और 50% राज्यों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना तो ये तरीके हैं। आप देखेंगे, हाँ, जो प्रीएम्बल वाली बात थी वो पहले हम कंप्लीट कर लें कि बहुत सारे केसेस के माध्यम से ये कहा गया कि अब देखिए, आप संप्रीत प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1951 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें इस पर चर्चा की गई है ना। उसके बाद में गोलकनाथ का केस आया 1967 में। उसके बाद में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया 1967 में।
और उसके बाद मिनर्वा मिल का केस है। देखिए ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग केसेज है, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदयों के द्वारा विस्तृत जो है वो इसका विधि शास्त्रीय अध्ययन किया गया, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा ये आर्टिकल 368 भी शामिल है। तो ये डिसाइड कर दिया गया शेड्यूल्स के माध्यम से कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या है, यानी कुल मिलाकर के जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे रक्षा है, संचार है, विदेश नीति है, या जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको किसी भी प्रकार से पूरी तरह से जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसके अलावा जो वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब देखेंगे हम कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है 368 की। इससे पहले मैं 368(2) के आपको प्रोविजंस बताना चाहूंगा लमसम में, कि इस प्रकार का बिल जो है वो ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में इस प्रकार का बिल रखा जाना आवश्यक है। दूसरा, जो आर्टिकल 54, 55, 73, 162 और 291 है इसके तहत, और नेक्स्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5 और चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 6 ये, और इसके अलावा चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 9, इसी के अंतर्गत इस प्रकार के सारे संविधान संशोधन से संबंधित प्रोविजंस रखे जाएंगे 7th शेड्यूल में। और अगर किसी स्टेट में रिप्रेजेंटेशन से संबंधित मामला हो पार्लियामेंट में, या इससे संबंधित जो वो प्रोविजंस है उन अमेंडमेंट का मामला हो, तभी इस प्रकार का मामला पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अब किस प्रकार से रखा जाएगा ये मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में केवल 2 प्रकार से इस प्रकार के बिल लाए जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आप समझ गए होंगे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट में बिल नहीं लाया जाए और उसको बहुमत के हिसाब से पारित नहीं कर दिया जाए। तो सीधी सी बात ये कि पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा। बिल कौन लाएगा? इसमें 2 प्रकार से बिल लाए जा सकते हैं। पहला, ऑनरेबल मिनिस्टर, जिस डिपार्टमेंट से संबंधित उस प्रकार का बिल लाया जा रहा है अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसका मंत्री महोदय जो है वो पार्लियामेंट में बिल रखेगा। या फिर दूसरा जो है वो प्राइवेट मेंबर भी इस प्रकार का बिल ला सकता है। सामान्यतः प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं लाते और ले आते हैं तो पारित भी नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट जब चाहेगी तो ही बिल लाया जाएगा और तभी वो पारित भी हो पाएगा, अदरवाइज पारित भी नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं इस चीज को। तो देखिए बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा किसी भी सदन में, और उसको बहुमत के हिसाब से। अब बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जिसके अंतर्गत ये पारित किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट साफ समझ लीजिए। एक तो होता है साधारण बहुमत, कि उस दिन कोरम पूरा होने के बाद पार्लियामेंट में उपस्थित सदस्यों में और मत देने वाले सदस्यों के 50% से ज्यादा अगर पारित हो गए तो साधारण बहुमत से वो उस सदन में पारित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सदन में भेज दिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। इसी प्रकार से विशेष बहुमत में तो 2/3 सदस्यों से उसको उस सदन में पारित किया जाना आवश्यक है। एक सदन में पारित हो गया तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाना आवश्यक होता है। और जिसे हम कह सकते हैं अति विशेष बहुमत वाला, उसमें क्या होगा कि जो विशेष बहुमत वो तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त 50% राज्यों के द्वारा भी 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाना आवश्यक है। जैसे इसका तीसरा जो पॉइंट बताया, इसका उदाहरण बता दूं कि जैसे जीएसटी बिल है ना, या डिफेंस से संबंधित है, या विदेश नीति से संबंधित है, या नागरिकों के फंडामेंटल राइट से संबंधित है, इसको जो वो अति विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो संविधान में संशोधन कब होगा कि इस प्रकार से बिल को पार्लियामेंट में रखा जाएगा, निर्धारित बहुमत से पारित किया जाएगा और तत्पश्चात राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गए या जो लिखित तिथि है उस अमेंडमेंट में, उस तिथि से संविधान में संशोधन हो गया माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किए जाते हैं। या आपको ये भी बता दूं कि पहला अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 31A और B में 1951 में ही कर दिया गया था।
और तब से लेकर के आज तक जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चल रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अधिक फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत अधिक रिजिड है। 200 साल से ज़्यादा पुराना होने के बावजूद आज तक वहाँ 45 के लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिए कि 121 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं केवल 74 साल में। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक ये अनूठी विशेषता ये हुआ है कि इसमें जो है वो आवश्यकता होने पर ही अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि भारत के संविधान में पार्लियामेंट के द्वारा किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।